हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने पढ़ लिया था एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। इसी को और आगे इसका जो पोर्शन रह गया था हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में पढ़ने वाले। इसमें देखिए बोहर की जो एप्लीकेशन थी, बोहर एटॉमिक मॉडल की जो एप्लीकेशन थी, उसमें हमने पढ़ा था कि बोहर का एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड आउट की जाती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके अलावा लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, और साथ के साथ इससे कैसे हम एक लाइन की लैम्डा या न्यू बार फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम की कितना क्लासिफाई करते हैं, हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, और फिर पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होगा कि जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास आउट होगी तो वो डिस्पर्स होता है, व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है। प्रिज्म में से पास आउट होने पर जो पैटर्न हमें मिलता है, डिस्पर्जन के बाद जो पैटर्न मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसमें हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है प्रिज्म से और क्यों बनता है। तो इसमें व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी इसके पास में बहुत सारी वेवलेंथ का एक ग्रुप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक ग्रुप है। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ग्रुप, इसमें गामा, एक्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यूवी, देन विजिबल, देन आईआर, माइक्रो एंड रेडियो, माइक्रोवेव, एंड लास्ट में आता है रेडियो वेव। हर वेव का अपना यूज होता है। यहाँ पे हम स्पेशली विजिबल लाइट यूज करेंगे क्योंकि इसी के कलर हमें दिखाई देते हैं। यूवी, आईआर या बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं उसके कलर हमें शो नहीं होते हैं। विजिबल में वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये 7 कलर हमें दिखाई देंगे। जब आप गामा से रेडियो की तरफ जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होगा, एनर्जी, न्यू एंड न्यू बार ये डिक्रीज होते हैं। On moving left to right, ये क्या होंगे, डिक्रीज, और लेमडा क्या होगा, इंक्रीज। यानी इसका लेमडा क्या होगा, मिनिमम, और इसका लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम। तो व्हाइट लाइट जब हम बात करते हैं तब हम किसकी बात कर रहे हैं, विजिबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे पे और पीछे का कलर हमें शो नहीं होगा, हमें सिर्फ क्या कलर शो होगा, प्योर का ही कलर शो होगा। और जब इस लाइट को, व्हाइट लाइट को पास किया जाता है किसी भी प्रिज्म से, ये प्रिज्म है, तो ये इसके अंदर जो मटेरियल होगा ये डेंसर है, मीडियम, और आउटर जो मीडियम है ये क्या है, रेयरर मीडियम है। जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तब बेंड होगा, डेंसर टू रेयर जाएगी तब भी बेंड होगा। यानी इस व्हाइट लाइट का प्रिज्म में से पास करने पर, ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म में से पास होगी, डिस्पर्जन होगा इसका, ये व्हाइट लाइट है, डिस्पर्स हो रही है अलग अलग कलर्स में, और फिर इसके अंदर एंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो मिलेगा हमें पैटर्न, जो मिलेगा वही क्या कहलाता है, पैटर्न किस पर मिलेगा, ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। इसी पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम। और जो डिवाइस हम यूज ले रहे हैं इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप में से जब व्हाइट लाइट को पास किया जाएगा
और फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पैटर्न बनेगा उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम। यहाँ पर देखिए यही चीज लिखी हुई है, व्हेन ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म फॉर द डिस्पर्जन ऑफ रेडिएशन, डिस्पर्जन होता है, फैलाव होता है, द पैटर्न ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन रेडिएशन। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ बैंड मोर देन वन विद लॉन्गर वेवलेंथ। क्या कहना चाहता है, इसको हम देखते हैं। विजिबल रेडिएशन रेंज क्या होगी, विजिबल, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अगर विजिबल रेडिएशन की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे कलर होंगे। कौन कौन से कलर होंगे, ये अभी हमने देखा, वायलेट, इंडिगो, वी, आई, बी, जी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्या कहना चाहता है ये यहाँ पर, इसकी लैम्डा मिनिमम होती है और इसकी लैम्डा मैक्सिमम है। इससे आगे कौन है, आई आर है, और इससे पहले कौन है, यूवी। ये क्या होंगे, कलरलेस, ये भी क्या होगा, कलरलेस। हमें कलर किसका दिखाई देगा, ओनली कलर्ड, यही चीज दिखाई देगी जिसकी लैम्डा मिनिमम है। यानी ये क्या हो गया, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ। तो ये क्या हो गया, बैंड जो होगा, मोर बैंड, ज्यादा मुड़ेगा। जब डेंसर टू रेयरर जाएगा या रेयरर टू डेंसर जाएगा तो इसका ज्यादा एंगल पे ये डिविएट होगा, डिस्पर्स होगा, और इसकी लैम्डा क्या है, ज्यादा, लॉन्गर वेवलेंथ, इसलिए ये लेस बेंड होगा। तो एक पैटर्न मिलेगा, बी का ज्यादा बेंड होगा, आई उससे कम, बी उससे कम, जी उससे कम, वाई उससे कम, और आर तो बहुत ही कम बेंड होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। इसको कैसे शो करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ यानी ऐसे, लॉन्गर, लॉन्गर वेवलेंथ, ये शॉर्टर वेवलेंथ, ये लॉन्गर वेवलेंथ। इसलिए जितने भी डेंजर्स के साइन होते हैं, डेंजर का साइन जो होगा वो किसका बना हुआ होता है, रेड का, क्योंकि लंबी दूरी तक जाता है और बेंड कम होता है ना, डिस्पर्जन कम होता है इसका, और दूर से ही हमें दिखाई देता है। अगर हमें ट्रेन रोकनी हो तो क्या करते हैं, रेड कलर का क्लोथ फहराते हैं, क्यों, क्योंकि ये दूर से ही दिखाई दे जाता है। तो लेस बेंड होने की वजह से हमें दूर से ही खतरे के साइंस जो होंगे, डेंजर के साइंस जो होंगे वो दिखाई देते। विजिबल रेंज क्या होती है विबग्योर, ये होता है 400 nm से स्टार्ट, यहां से, और रेड किस पे खत्म हो जाता है, 760 nm पर खत्म हो जाता है। इट मीन्स इसका रेंज क्या हो गया, 400 to 760 nm, और यही जब एंगस्ट्रॉन्ग में किया जाए तो 4000 to 7600 एंगस्ट्रॉन्ग। नैनोमीटर मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to power -9, 10 to power 9, 10 to power 9 नैनोमीटर और 10 to power 10 एंगस्ट्रॉम। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ये रिलेशन। रेंज ध्यान रखेंगे, कौन सा किसका रेंज होता है इसे ध्यान रखें। ये रेंज किसका होगा, यहाँ पर वॉयलेट का, और ये किसका होगा, रेड का। इसलिए ये मोर बेंड होगा और ये लेस बेंड होगा। तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिला यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए बेंड क्या हो गया सबसे ज्यादा, तो नीचे क्या मिलेगा आपको, वी, और ऊपर की तरफ ये सबसे कम बेंड हुआ तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रेड कलर। तो आपका पैटर्न कैसे बनेगा, ऐसे कंटिन्यूअस वी, फिर पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे वी खत्म हुआ, आई शुरू हो गया, इंडिगो, फिर ब्लू कब शुरू हुआ, कब खत्म हो रहा है पता ही नहीं चल रहा हमें। एक कंटिन्यूअस वी, आई, बी, जी, फिर वाई,
फिर O और R, ऐसे कंटिन्यूएशन में मिलेगा आपको। तो ये क्या हो गया, मोर बेंड, ये देखो यहां से यहां तक, और ये क्या हुआ, यहां से लेस बेंड हुआ, सबसे कम बेंड हुआ, क्योंकि व्हाइट लाइट ऐसे आ रही थी और बेंड इसमें सबसे कम मिला। तो इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम होगा, तो इसको हम बोल देते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। रेनबो याद रखेंगे, रेनबो का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा एंड हुआ है कलर और कहाँ पे कलर नेक्स्ट कलर स्टार्ट हो गया है, इसलिए कैसा स्पेक्ट्रम होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और साथ में विजिबल रेडिएशन का रेंज, कौन ज्यादा बेंड होगा कौन लेस बेंड होगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को हम दो तरीके से स्पेक्ट्रोग्राम बना सकते हैं, हम फोटोग्राफिक प्लेट पर दो तरीके से हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो रेडिएशन का इमिशन हो या रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो जैसा होगा प्रैक्टिकल में उसी के बेस पर इसे नाम दिया गया। यानी ये क्या हो गया, एक तो इमिशन, नाम से ही पता चल रहा है, यानी रेडिएशन वो इमिट करेगा। कोई भी बॉडी रेडिएशन कब इमिट करेगी, जब वो हॉट हो जाएगी, है ना। दूसरा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया रेडिएशन को। इसका उल्टा, ये तो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट के बाद में वो इमिट करेगा। एब्जॉर्प्शन में उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, रिमेनिंग को वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां पर इमिशन स्पेक्ट्रम को तीन में क्लासिफाई किया है। इमिशन स्पेक्ट्रम तीन तरीके से मिलेगा आपको, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम या इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक मिलेगा आपको लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, और नेक्स्ट बैंड इमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन दो ही तरीके का होगा, एक होगा यहां पर लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होगा यहां पर बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एक एक वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि इमिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन क्या होता है, बैंड क्या होता है, कब आपको एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, कब आपको एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। नाउ वी स्टार्ट इमिशन स्पेक्ट्रम। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम। नाम से ही पता चल रहा है इमिशन का मतलब क्या होगा, कि कोई भी हॉट बॉडी होगी, उसमें इनकैंडिसेंट सोर्स होगा। ये इनकैंडिसेंट सोर्स कोई लाइट हो सकती है, कोई ट्यूबलाइट हो सकती है, सन हो सकता है, या किसी को हम हीट कर रहे हैं तो वो बर्नर हो सकता है। तो यहाँ पर एक बर्नर होगा या इनकैंडिसेंट सोर्स होगा। ये क्या करेगा, जब इनकैंडिसेंट सोर्स से जब व्हाइट लाइट आएगी, तो इस व्हाइट लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, या तो एटॉमिक गैस एब्जॉर्ब करेगी या मॉलिक्यूलर गैस एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्प्शन के बाद में वो हीट हो जाएगी। इस हीटेड जो गैस है वो क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, और ये जो इमिटेड रेडिएशन होगा उसी को ही हम प्रिज्म से पास करके और उसका फोटोग्राफिक प्लेट पर एक पैटर्न बना लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी।
क्या करना होता है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में? रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम इनकैंडेसेंट सोर्स एब्जॉर्ब्ड बाय molecular gas or atomic gas and it emit radiations or these radiation pass through prism and a pattern or spectrum is obtained on photographic plate. इसको ही हम बोल देते हैं emission spectrum. क्या होगा इसमें देखो, जैसे यहाँ पर इनकैंडेसेंट सोर्स लगा देते हैं, ये सोर्स क्या हो सकता है? इट इज सन हो सकता है या ट्यूबलाइट हो सकती है या बर्नर हो सकता है या फिर कोई हॉट बॉडी हो सकती है, यानी जिससे कि आपका रेडिएशन डेवलप हो सके। ये कोई भी हो सकता है, कोई कैंडल हो सकती है, बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकती है या बल्ब हो सकता है ना। इससे आप क्या होगा, लाइट डेवलप होगी और ये व्हाइट लाइट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? कोई भी मटेरियल। यहां से जो लाइट आएगी इसको एब्जॉर्ब बाय गैस, इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? एब्जॉर्ब बाय गैस, एटॉमिक गैस होगा या मॉलिक्यूलर गैस होगा और उसके बाद में ये रेडिएशंस को इमिट करेगा। ये क्या करेगा? रेडिएशंस को इमिट करने वाला है। यहां से आया, देन ये व्हाइट लाइट को इमिट कर रहा है और इस व्हाइट लाइट को कौन किस में से पास कर देते हैं हम? प्रिज्म से। ये प्रिज्म से पास किया तो प्रिज्म में से जैसे ही ये व्हाइट लाइट पास होगी ये डिस्पर्स हो जाता है। ये व्हाइट लाइट क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी। ऐसे फैल जाती है और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपको एक पैटर्न मिल जाता है। कैसा पैटर्न मिलेगा देखो, ये पैटर्न आपको मिल जाएगा ऐसे, बैंड के फॉर्म में मिल सकता है, लाइन के फॉर्म में मिल जाता है, तो ये आपको पैटर्न मिल जाता है। ये कौन सा हो गया? एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या है यहाँ पे? फोटोग्राफिक प्लेट। यहां से क्या आ रही है? हीट। और ये क्या दे रहा है यहाँ पर? व्हाइट लाइट। इस व्हाइट लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए यहाँ पे कम पहुंचे तो हम यहाँ पे स्लिट भी लगा सकते हैं। ये स्लिट, स्लिट लगाने से क्या होगा? ओनली सिंगल व्हाइट लाइन यहाँ से पहुंचेगी। ये क्या हो गया यहाँ पे? स्लिट, होल हो गया, स्मॉल होल। तो आपको इस तरीके से एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा, यानी कोई भी इनकैंडेसेंट सोर्स होगा जो हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा और उस हीट को कोई गैस एब्जॉर्ब करेगी, जिससे कि जो क्या होगा? व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगा। व्हाइट लाइट को स्मॉल होल से पास करेंगे। ये क्या? प्रिज्म, प्रिज्म में से पास किया जाएगा या स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास किया जाएगा। टेलीस्कोप भी यूज कर लेते हैं, प्रिज्म भी यूज कर लेते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पैटर्न मिलेगा उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर? जो हमने बनाया है उसी को हम लिखते हैं। When the radiation emitted by incandescent source is directly passed through a prism, directly passed through a prism
than a pattern obtained on photographic plate. The pattern obtained on photographic plate is called emission spectrum. अब आपके पास में ये क्या है, यहाँ पर एब्जॉर्ब गैस कौन सी है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा स्पेक्ट्रम देगा, कंटिन्यूअस देगा, लाइन स्पेक्ट्रम देगा या फिर बैंड स्पेक्ट्रम देगा। अगर इन कंडीशंस लाइट जो होगी, मीन्स अगर मैं यहाँ कंटिन्यूएशन की बात करूँ, इमिशन कंटिन्यूएशन की बात करें कि जब भी नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट जो होगा वो पास हो थ्रू अ प्रिज्म और डिस्पर्ज हो जाए 7 कलर्स में, तो उसी को ही हम क्या बोल लेते हैं, इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होगा, व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्लिट, यहाँ पे व्हाइट लाइट बना देते हैं और स्लिट ये कलर का कर देते हैं, ये कलर्ड स्लिट, यहाँ पे क्या है, व्हाइट लाइट, बहुत सारी बना देते हैं व्हाइट कलर की, लेकिन स्लिट से तो कम ही जाएगी लाइट, एक ही लाइट अंदर की तरफ शो होगा, और जब इस लाइट को प्रिज्म से पास किया जाएगा तो ये डिस्पर्स हो जाएगी, और डिस्पर्स होने पर केक 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये इससे टच हुआ, ये लाइट यहाँ से टच होगी और बेंड होगी, सबसे कम बेंड ये इस तरीके से, और देन अब ये बाहर की तरफ आएगी तो ऐसे अलग अलग कलर में 7 कलर बना लेते, 1 2 3 1 ऐसे 7 कलर में कन्वर्ट हो गई। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, यहाँ पर ये पैटर्न बना VIBGYOR, तो आपका जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे कंटिन्यूशन, इसको बोलते हैं कंटिन्यूशन एमिशन स्पेक्ट्रम। ये क्या हो गया, नैरो व्हाइट लाइट है, इसको क्या बोला है, नैरो व्हाइट लाइट, जैसा बनाया वैसा ही लिखेंगे, व्हेन नैरो व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म it disperses into 7 color, it is called, this pattern is called continuous emission spectra. When a narrow beam of light, white light, beam of white light is passed through a prism, it disperses into 7 color, into 7 colors, कौन कौन से, VIBGYOR,
It is called emission continuous emission, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से खत्म स्पेक्ट्रा। ओके, ये इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है रेनबो। इसको क्या बोलते हैं हम? रेनबो। We cannot decide where first color end and second color start. नाउ नेक्स्ट देखिए इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम अब कब मिलेगा आपको? जब इनकैंडिसेंस जो व्हाइट लाइट है वो किससे कौन एब्जॉर्ब कर ले? कोई एटॉमिक गैस एब्जॉर्ब कर ले। तो इससे क्या होगा? एटॉमिक गैस एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गई? एक्साइटेड स्टेट में आ गए। एक्साइटेड स्टेट से जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे? लाइट को रेडिएट करेंगे, और वो लाइट जब इस प्रिज्म में से पास होगी तो वो अलग अलग वेवलेंथ की होगी, तो हमें लाइंस के फॉर्म में स्पेक्ट्रम मिलेगा। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या था? इनकैंडिसेंट सोर्स, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। इनकैंडिसेंट सोर्स है, इससे लाइट आई, हीट। इस हीट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब बाय एटॉमिक गैस, बाय एटॉमिक गैस। एटॉमिक गैस जब इसे एब्जॉर्ब करेगी इस हीट को, ये क्या क्या हो सकता है? कोई बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना, और बर्नर हो सकता है, कैंडल हो सकती है। जो भी लाइट देता है, हीट देता है, वो क्या हो गया? इनकैंडिसेंट सोर्स हो जाता है। एब्जॉर्ब्ड किया एटॉमिक गैस ने, एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। और जब वो एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एनर्जी को एमिट करेंगे। अब इसने क्या किया? एनर्जी को एमिट किया, और इस एमिशन को हमने क्या किया? एक नैरो स्लिट से पास कर दिया। ये व्हाइट लाइट किसी नैरो स्लिट से पास हो जाएगी, और जब ये किसी नैरो स्लिट से पास होती है तो इसको प्रिज्म से पास करें, तब जो स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको वो कैसा होगा? लाइन। आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? ऐसे लाइंस मिलेंगी, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, अलग अलग वेवलेंथ की लाइंस मिलती हैं। ऐसा या ऐसा इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। ये लाइंस पैटर्न फोटोग्राफिक प्लेट की इस तरीके से भी आ सकती। मीन्स आपको फोटोग्राफिक प्लेट जरूरी नहीं है आप इस तरीके से बनाए, आप ऐसे भी बना सकते हो। वर्टिकल बनाना कोई जरूरी नहीं है। ये व्हाइट लाइट जब इसमें से पास होगी, पास होने पर क्या होगा? अलग अलग लाइंस मिलेंगी। ये लाइंस अलग अलग मिल रही, और एक कहाँ मिलेगी? फोटोग्राफिक प्लेट पर। इस तरीके से ये लाइंस ऑब्टेन होती। ये क्या मिले आपको? इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखिए लाइन स्पेक्ट्रम अभी पढ़ेंगे तब बताना आप मुझे कि एब्जॉर्ब लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा हाइड्रोजन का या इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये स्लिट, ये प्रिज्म, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब heat and goes into
excited state. It is unstable state. When electron return to ground state, it emit radiation. These radiation pass through radiation pass through prism. आपको ये रेडिएशन किससे पास करने हैं? प्रिज्म से। इसको दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पे दूसरी साइड लिख देते हैं। These radiations pass through prism and line spectrum, कौन सा emission line spectrum is obtained? Line spectrum is obtained. ओके और अब देखिए, जब ये एटॉमिक की जगह मॉलिक्यूलर हो गया, ठीक है, एटॉमिक के अंदर ये पढ़ते हैं अभी, लेकिन एटॉमिक की जगह अगर मॉलिक्यूलर हो जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन वहां पे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? ट्रांसलेशन मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, और अब वो जो व्हाइट लाइट इमिट करते हैं उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो जिन्होंने वो एब्जॉर्ब कर लिया वो लाइट पाएगी नहीं, तो आपको क्या मिल जाएगा? बैंड स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम के या इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा यूज कहाँ किया जाता है? इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए इसको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस, अब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, अब ये जंप करके कहाँ चला गया? फर्स्ट ऑर्बिट में है ये इलेक्ट्रॉन, और कहाँ चला गया? n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, ये 4 में चला गया। ठीक है, जब ये 4 में गया तो ये कौन सी स्टेट आ गई? एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या थी? इसकी ग्राउंड स्टेट। जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है, तो ये जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तब कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको? इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी n इज इक्वल टू 1 से 2 में गया, 1 to 3 में गया, 1 to 4 में गया, या 4 से वापस कहाँ आ रहा है? 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चल जाता है। किससे मिलता है? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा से। और ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। हर एक का, जैसे हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है, आईज का कलर अलग होता है, उसके आईज की स्ट्रक्चर अलग होती है, तो जैसे फिंगरप्रिंट सबका सेम नहीं होता, ऐसे ही किसी भी एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम सेम नहीं होता। इट मीन सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जर्मन साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट बुन्सन फ्लेम भी उन्हीं के नाम से, was one of the first investigator to use line spectra to identify elements। मेरे पास अगर एलिमेंट्स का मिक्सचर है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है, जिसमें लिथियम भी है, जिसमें बेरिलियम भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सा ऑक्सीजन भी है, तो मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितने तरीके के एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो उसका लाइन स्पेक्ट्रम बना लेंगे। हर एक का लाइन स्पेक्ट्रम अलग आएगा, जितना अलग लाइन स्पेक्ट्रम आता है वो उसी एटम को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। मीन्स इसे हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए स्पेशली किसके लिए दिया गया? रुबिडियम। किसके लिए दिया गया? रुबिडियम। और रुबिडियम के बाद
cesium, helium, indium, gallium, scandium were discovered when their minerals were analyzed by spectroscopic method. Latest technique है ये। अगर जरा सा भी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में थोड़ा सा भी मिनरल के अंदर कोई एलिमेंट दूसरा प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, पहचान में आ जाएगा। इसी से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे वाटर के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है, किसी टैबलेट में कोई टॉक्सिक मटेरियल है, कौन कौन से मटेरियल होते हैं, या जो सीवेज वाटर है उसको डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं इरिगेशन के लिए, तो उसका जो इफेक्ट है, जो सब्जियां आ रही है उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो सब आइडेंटिफाई इजीली किया जा सकता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू, स्पेक्ट्रम लेकर के। जैसे यमुना, दिल्ली के अंदर यमुना रिवर है, यमुना रिवर से डायरेक्ट क्या करते हैं, गंदा पानी उसमें ऐड हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ऐड हो रहा है, और उसी गंदे पानी से इरिगेशन भी हो रहा है। सब्जियां दिखने में बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उसके अंदर आर्सेनिक जैसा खतरनाक एलिमेंट बिल्कुल जीरो होना चाहिए, जो कि काफी अमाउंट में मिला। ऐसे ही लेड बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है और उसमें बहुत ज्यादा ppm में मिला। तो यहाँ पर क्या कैसे पता लगाया कि इसमें आर्सेनिक है, इसमें लेड है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पता चला। नाउ द एलिमेंट हीलियम, नाम ही इसीलिए पड़ा हीलियम क्योंकि ये सन से ऑब्टेन हुई थी लाइन, उनके थ्रू पता चला। हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो बहुत सारे एलिमेंट्स को हम इससे डिस्कवर कर सकते हैं, और सबसे पहले ही इसकी किसने यूज किया था? बुन्सेन ने यूज किया। कौन थे ये? जर्मन केमिस्ट थे। और हर एक का एलिमेंट का यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, उसी से ही हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हीलियम वर्ड सन से ही आया, हीलियोस सन बोलते हैं इसको, सन से ही आया है, इसलिए सन का जो स्पेक्ट्रम मिला था उससे हीलियम की डिस्कवरी हुई थी। नाउ लाइन स्पेक्ट्रम के बाद में एक और रह गया इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। चीजें एकदम वैसी की वैसी, सिर्फ एटॉमिक गैस की जगह क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर गैस। उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन भी चेंज हो जाते हैं। इस वजह से इनमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पर, इनकैंडिसेंट सोर्स होगा, अगेन सोर्स तो वही है, जैसे सन है, यहाँ पर ट्यूबलाइट है, या फिर कोई बल्ब है, या कैंडल है, बर्नर है, कोई भी हो सकता है जिससे कि आपको ऐसे जलता हुआ चमकता हुआ दिखे, तो इसको बोलते हैं हम इनकैंडिसेंट सोर्स। ठीक है, ऐसे बर्न होता हुआ दिखाई दे तो इसको बोला जाता है इनकैंडिसेंट सोर्स। नाउ इसके पास किया जाता है, इससे क्या मिलेगी? इसको हीट, और ये हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? अब की बार मॉलिक्यूलर गैस। हीट को किसने एब्जॉर्ब किया? एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूलर गैस। कोई भी मॉलिक्यूल की गैस हो सकती है, एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूलर गैस। अब ये मॉलिक्यूलर गैस क्या करेगा? जैसे O2 है, N2 है, H2 है, या कोई भी और HCl है, तो यहाँ पर कोई भी गैस के फॉर्म में होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही इसने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अब मॉलिक्यूल कर रहा है, तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किससे होंगे? सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, है ना। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर क्या है? सिग्मा, और एक क्या होगा? सिग्मा स्टार, तो सिग्मा से सिग्मा स्टार। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एक सिग्मा है, एक पाई है, तो इसके पास पाई स्टार भी होगा और सिग्मा स्टार भी होगा। तो ये सिग्मा से कहाँ जाएगा? सिग्मा स्टार में, और पाई का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पाई से पाई स्टार में। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन मॉलिक्यूल। इसके अलावा क्या होगा?
रोटेशनल, रोटेशनल यानी ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये बॉन्ड रोटेट हो रहा है, ये रोटेशनल एनर्जी मिल जाएगी इसको। ठीक है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल, ये मोशन होता है, मोशन चेंज हो जाता है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएंगे या फिर ये मोशन जो है वो चेंज हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। और उसके बाद में ये इमिट करते हैं, they emit radiation, emit radiation। अब इन रेडिएशंस को वही है, किससे पास करना आपको, स्मॉल नैरो रेडिएशन है, स्लिट से पास किया, ये स्लिट, और फिर किससे पास करना आपको, प्रिज्म से, इसको प्रिज्म से पास किया। जैसे ही इसको प्रिज्म से पास किया तो इसका क्या मिल जाएगा, बैंड स्पेक्ट्रम। ये प्रिज्म से पास हुआ तो देखिए ये क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलता है बैंड स्पेक्ट्रम, ये यहाँ पे ऐसे मिलेगा। बैंड मतलब ये एकदम डार्क पट्टी होगी, फिर एक चमकीली लाइन होगी, है ना, ये इसको डार्क बैंड तो ऐसे बना देते हैं, और ब्लैक से शो ही हो रहा है, डार्क बैंड ब्लैक से शो ही हो रहा है, तो इसको इसी तरीके से ये डार्क बैंड हो गया। देन व्हाइट लाइट मीन्स ये व्हाइट हो जाएगा, बैंड बन गया, यहाँ पे देखिए बैंड बन गया यहाँ। और देन फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर से बैंड बन जाएगा, डार्क बैंड फिर व्हाइट बैंड, फिर डार्क बैंड व्हाइट बैंड, फिर उसके बाद डार्क बैंड व्हाइट बैंड, ऐसे एक पट्टियां सी बन जाती है, बैंड बन जाता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर गैस होगा तो ये क्या बनाएगा, इमिशन, उसी ने तो इमिट किया है, और इसी इमिट वाले रेडिएशन को हमने किस में पास किया है, प्रिज्म से, और क्या मिला आपको, बैंड, तो बैंड स्पेक्ट्रम। तो इस तरीके से क्या मिला है आपको, इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम किसका मिलता है, मॉलिक्यूलर गैस का। और इसमें क्या क्या चीज चेंज होती है, ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बता दिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल मोशन में चेंज होता है, जब इनमें चेंज होगा तो वो रेडिएशन एमिट करेंगे, और उन्हीं रेडिएशन को जब प्रिज्म से पास किया जाता है तो आपको बैंड स्पेक्ट्रम मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि यहाँ पे तो क्या था, लाइट का सोर्स था, सब जगह देखिए लाइट का सोर्स है, यहाँ पे लाइट का सोर्स है, यहाँ पे लाइट का सोर्स नहीं होता। यहाँ पे जो भी व्हाइट रेडिएशन होते हैं इसको किसी सॉल्यूशन में से पास किया जाता है, और जब इसको सॉल्यूशन में से पास किया जाएगा तो वो सॉल्यूशन क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो पोर्शन जो इसने व्हाइट लाइट से एब्जॉर्ब किया है वो आपको स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देगा, रिमेनिंग जो होंगे जो उसने एब्जॉर्ब नहीं किए वो सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ है व्हाइट लाइट का, वो लाइट आपको दिखाई नहीं दी, और ये आपको किस फॉर्म में दिखाई देंगे, या तो लाइन के फॉर्म में दिखाई देंगे या फिर आपको बैंड के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दो तरीके के होते हैं, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूशन बैंड स्पेक्ट्रा मिलते हैं आपको, कंटिन्यूएशन नहीं, बैंड स्पेक्ट्रा मिलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, व्हेन व्हाइट लाइट, बना भी देंगे अभी, व्हेन व्हाइट लाइट passed through a solution, through a solution, and this solution absorb any one or two, any part of white light। व्हाइट लाइट में विजिबल लाइट का ही बात कर रहे हैं हम यहाँ, एनी पार्ट ऑफ व्हाइट लाइट
व्हाइट लाइट में वैसे सारे ही पार्ट होते हैं, लेकिन जो इसका कलर आपको दिखाई देता है वो क्या हो गया, विजिबल। अब यहाँ पे तो देखो लाइन स्पेक्ट्रम में आपको कलर नहीं दिखाई दे रहा, कंटिन्यूएशन में आपको कलर दिखाई देता है, और बेंड में भी आपको कलर नहीं दिखाई देता। ऐसे डार्क वाइट ऐसे आपको बेंड दिखाई देते हैं। तो ये जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है वो तो किसी भी रीजन में हो सकता है, यानी यूवी में भी हो सकता है, आईआर में भी हो सकता है, और विजिबल में भी हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूएशन वाला जो होगा वो किस में दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट में ही शो होगा। यानी एब्जॉर्ब एनी पार्ट ऑफ व्हाइट लाइट, दिस पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट of white light is passed through a prism and photograph a pattern obtained on photographic plate. Photographic plate is known as absorption spectra. देखो क्या करना आपको, यहां से व्हाइट लाइट दिया, ये व्हाइट लाइट, इस व्हाइट लाइट को किस से पास करना आपको, सॉल्यूशन। यहाँ पे किसी ट्यूब में सॉल्यूशन भर दिया हमने। अब ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या तो मॉलिक्यूलर हो सकता है या फिर एटॉमिक हो सकता है। मॉलिक्यूलर हो सकता है या एटॉमिक हो सकता है, उसी के बेस पर डिपेंड करेगा कि इसमें लाइन स्पेक्ट्रा बनेगा या फिर बैंड स्पेक्ट्रा बनेगा। अब उसके बाद रिमेनिंग व्हाइट लाइट है, ये क्या है यहाँ पर, रिमेनिंग व्हाइट लाइट। अब इस रिमेनिंग व्हाइट लाइट को किससे पास किया, प्रिज्म से। तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसा होगा, आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो या तो लाइन हो सकता है या तो बैंड हो सकता है। लेकिन अब आपको क्या होगा कि यहां से जो पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया है उसने, उसकी एक डार्क बैंड दिखाई देगी, वो एक डार्क कलर आपको शो होगा। जैसे ये बैंड, ये आपको डार्क कलर में शो होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन ने क्या एब्जॉर्ब किया है ना। और उस एब्जॉर्प्शन के बेस पर हम आइडिया लगा लेंगे कि सॉल्यूशन किसका है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, या तो लाइन के स्पेक्ट्रम मिलेगा या फिर बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। और देखिए इसने क्या किया है, एब्जॉर्प्शन किया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन लाइन या बैंड स्पेक्ट्रा। इमिशन का उल्टा, इमिशन में तो वो इमिट कर रहा था, तो जो रेडिएशन उसने इमिट किया उससे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर आपका कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देखा, तो जो चीज गायब हो गई है यहाँ से, उसके बेस पर हमारे पास क्या मॉलिक्यूल है, क्या एटम है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कितने तरीके के होते हैं, दो, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, व्हाइट लाइट, और पास किससे कराना है आपको, देखिए लाइन उसमें भी एटॉमिक गैस था, यहाँ पे भी एटॉमिक गैस है, ठीक है, एटॉमिक गैस से पास किया, ये व्हाइट लाइट है, पास क्या किया है, पास थ्रू एटॉमिक गैस, ये क्या हो गया, रिमेनिंग व्हाइट लाइट।
यहाँ पे क्या बनी, रिमेनिंग व्हाइट लाइट। इस व्हाइट लाइट को किससे पास किया, प्रिज्म से। तो आपको इसमें क्या मिला, ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा मिला, ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा मिले। यहां से क्या मिलेगा, लाइन एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर ये व्हाइट लाइट है, जब उसको पास किया किसी भी मॉलिक्यूलर गैस से, यहाँ पर मॉलिक्यूलर गैस अगेन चेंज हो जाता है, यहाँ पर फिनोमिना चेंज हो जाता है, इसलिए आपको या तो बेंड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिनोमिना चेंज होते हैं। यहाँ पे तो क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस होंगे। तो रिमेनिंग व्हाइट लाइट जो होगी उसको पास किया किससे, प्रिज्म से, और आपको क्या मिलेगा, इसमें बेंड मिल जाएंगे, बेंड स्पेक्ट्रा मिलते हैं। ये क्या मिल जाएगा, बेंड स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन हुआ है तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन बेंड स्पेक्ट्रा। ये तो ये पूरा था स्पेक्ट्रम के बारे में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। ये हो गई है, ये पहले कर लिया हमने, इसलिए इसको दोबारा नहीं देखेंगे। देखिए क्या था, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रा कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। इमिशन के तीनों हो गए और लाइन के तीनों हो गए। लाइन हमेशा एटॉमिक में मिलता है और बेंड हमेशा मॉलिक्यूल में मिलता है। ये ध्यान रखेंगे। और कंटिन्यूशन और एब्जॉर्प्शन में भी होता है और इमिशन में होता है, एब्जॉर्प्शन में नहीं। नाउ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। क्या होता है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, जैसा कि आपको मालूम है, लाइन स्पेक्ट्रम हमें किस केस में मिलेगा, जब एटॉमिक गैस होती है और जब उस पर कोई लाइट, व्हाइट लाइट डाली जाती है, तो इसमें पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाएगा, एटॉमिक गैस के अंदर, और वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा एटम। और एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। क्या कह रहे हैं हम, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए। यहाँ पे सोर्स कौन है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये सोर्स है लाइट का। ये लाइट जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया जाता है किस पर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर, H2 मॉलिक्यूल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होगा वो हाइड्रोजन एटॉमिक गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एटॉमिक गैस इसे क्या करेगी, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब लाइट, रेडिएशन, लाइट ही लिखते हैं, एब्जॉर्ब लाइट। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट आपको मिलेगी, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटॉमिक गैस, हाइड्रोजन एटॉमिक गैस। ये चीज आपको मिल जाएगी यहाँ पर। मतलब मॉलिक्यूल को पहले एटम में कन्वर्ट किया और वो एटम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। इट इज अनस्टेबल। कैसी है ये, अनस्टेबल स्टेट है। और ये अनस्टेबल स्टेट जब वापस किस में जाएगी, ग्राउंड स्टेट में। अब ये वापस ग्राउंड स्टेट में जाना पसंद करेगी क्योंकि ये स्टेबल है। ये कौन से आ गया, यहाँ पे स्टेबल फॉर्म आ गया, स्टेबल स्टेट। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगी तब आपको जो लाइट मिलेगी यहाँ से, तो ये क्या करेगी, रेडिएशन इमिट करेगी, इमिट रेडिएशन। और ये रेडिएशन जब किसी प्रिज्म के ऊपर जाएंगे तो अब आपको लाइन स्पेक्ट्रा
ऐसे, ये यहाँ पे ये प्रिज्म और यहाँ क्या बनेगा, लाइन स्पेक्ट्रा। इस तरीके से हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है और इस लाइन की डिस्कवरी, हर लाइन की डिस्कवरी किसी न किसी साइंटिस्ट ने की थी और इसी बेस पर उस लाइन का नाम रख दिया गया। पढ़ते हैं इसे क्या कहना चाहता है। When electric discharge is passed through gaseous hydrogen, hydrogen molecule dissociate and energetically excited hydrogen atom produced emit EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। यहाँ से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन ν1 ν2 ν3 अलग अलग रेडिएशंस, फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस हमें मिलते हैं, ν1 ν2 ν3। और the hydrogen spectrum consists of several series of lines named after their discoverer or then Balmer showed in 1885 on the basis of experimental observation। इस पूरे को एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बामर ने बताया था कब, 1885 में। कैसा मिलता है इसका स्पेक्ट्रम, ये देखिए इस तरीके का मिलता है। यहाँ पे देखो ये n इज इक्वल टू 1, यहाँ देखिए n इज इक्वल टू 1, यानी हाइड्रोजन का एटम का फर्स्ट, जैसे हाइड्रोजन एटम की अगर बात की जाए, इसको अलग से बना देते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इस तरीके का स्पेक्ट्रम। n ये न्यूक्लियस, नाउ n इज इक्वल टू 1, अब n इज इक्वल टू 2। ऐसे कितने सर्कल बनाने हैं आपको, 7, 3, 4, 5, 6 एंड 7। जैसा कि हमने एनर्जी जब हाइड्रोजन एटम की पढ़ी थी तब हमने देखा n इज इक्वल टू 4, 5, 6 और 7। तब हमने क्या देखा कि n1 से n2 का गैप ज्यादा होता है, 2 और 3 का गैप 1 और 2 से कम होगा। नेक्स्ट गैप जो है, ये एनर्जी लेवल्स के गैप जो है वो धीरे 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 कम होते जाते हैं। यही चीज देखिए डायग्राम में शो किया गया है। n इज इक्वल टू 1 और 2 के बीच में इतना गैप है, 2 और 3 के बीच में गैप कंपैरेटिवली कम है, 3 4 और कम हो गया, 4 5 और कम हो गया, 5 6 और कम हो गया, एंड देन इन्फिनिटी का मतलब है यहाँ पर कि इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कोई अट्रैक्शन जब फील नहीं करता तो वो क्या हो जाती है, इसकी इन्फिनिटी स्टेट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 8 नहीं हो सकता, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का क्या मतलब है यहाँ पर कि इस न्यूक्लियस का अगर इलेक्ट्रॉन पर कोई अट्रैक्शन ना हो तो वो इन्फिनिटी में होता है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, n इज इक्वल टू 1 में, है ना। और एक्साइट होकर के अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकलती है इससे, तो एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 6 और 7 में जा सकता है। अलग पेन से बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के कहाँ जा सकता है, 2 में जा सकता है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में और 7 में जा सकता है। मतलब ये या तो इधर जा सकता है या फिर इधर से इधर जा सकता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करेगा और अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इतना दूर चला गया कि ये इससे अट्रैक्शन, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ही फेल नहीं कर रहा, तो इसे ही हम बोल देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, 1312 किलो जूल पर मोल। पर जब तक वो अट्रैक्शन फील करेगा तो वो इसकी क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ पर क्या होगा, इसका ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट ये ES है, सभी एक्साइटेड स्टेट हो गई है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ जाना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट में।
अगर इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में जा रहा है, 6 से भी 1 में जा रहा है, 5 से 1 में जा रहा है, या 4 से 1 में जा रहा है, 3 से, 2 से, सब से कहाँ जा रहा है? ये 1 में जा रहा है। मीन्स 7 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? 1 में। 6 से कहाँ आ रहा है? 1 में। 5 से 1 में, 4 से 1 में, 3 से 1 में, 2 से 1 में, यानी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में आ रहा है, एन इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो वो क्या बनाएगा? लाइमन सीरीज। क्या बना रहा है ये? लाइमन सीरीज। और रेडिएशन को इमिट करेगा। इस ड्यूरेशन में क्या होगा? रेडिएशन इमिट होगी, एच न्यू बाहर निकलेगी, इसलिए ये एक इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा है। कैसा है ये? हाइड्रोजन इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा। कैसे मिला ये हमने देखा। ये देखो यहाँ पर भी है, लाइमन साइंटिस्ट का नेम है, तो साइंटिस्ट के नेम से ही ये बात आई कि 7 से, ये देखिए, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, 7 से कहाँ आ रहा है? 1 में। 6 से कहाँ आ रहा है? 1 में। 5 से भी 1 में आ रहा है, 4 से भी 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, 2 से भी 1 में आ रहा है। और इस सीरीज से, ये जो लाइन की सीरीज है, इसी को ही क्या बोल दिया है? लाइमन सीरीज। अब आप देखिए कितना ज्यादा एनर्जी गैप होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर देख क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें आपको सबसे ज्यादा क्या होता है? गामा, फिर एक्स रेज होती है, उसके बाद में यूवी रेज होती है, फिर विजिबल होता है, फिर आईआर, देन माइक्रोवेव, और सबसे लास्ट में रेडियो वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब यहां से आप देखेंगे एनर्जी इसी ऑर्डर में। अब आपको सबसे ज्यादा ये ईएमआर स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। अब यहां पर इसकी एनर्जी हाईएस्ट है। एनर्जी हाईएस्ट तो न्यू भी क्या होगा? हाईएस्ट। न्यू बार भी क्या होगा? हाईएस्ट। लैम्डा क्या होगा? मिनिमम। जब हम इस साइड की बात करेंगे तब हमारे पास में एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। न्यू बार दोनों ही क्या होंगे? मिनिमम। और लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम। इट मीन्स जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एनर्जी डिक्रीज, न्यू डिक्रीज, न्यू बार डिक्रीज, और लैम्डा, क्योंकि इसका रिलेशन क्या होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, यानी E प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और E प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और आप देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किस में आया था? सबसे ज्यादा एनर्जी गैप आपका लाइमन सीरीज में आया था। तो ये लाइमन सीरीज आपको कहाँ मिलेगी? यूवी रीजन में। ये कहाँ आएगी? यूवी रीजन में। मीन्स आपको कलर नहीं दिखाई देगा, आपको कलर सिर्फ किस में दिखाई देता है? विजिबल रेंज में ही दिखाई देगा। यूवी रीजन में आपको ये स्पेक्ट्रा लाइन के फॉर्म में दिखाई देती। नाउ बामर सीरीज। बामर सीरीज में देखिए आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा था? n इज इक्वल टू 1 में। इलेक्ट्रॉन 1 में ना आकर के कहाँ आए? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आए, तो हम क्या बोल देंगे? या n इज इक्वल टू 2 में आए, तो इसे हम क्या बोल देंगे? बामर सीरीज। जैसे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे थे? n इज इक्वल टू 1 में। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? n इज इक्वल टू 2 में, यानी 7 से 2, फिर 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, यानी फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? 2 में आ रहा है। तो
आप देखेंगे इसमें एनर्जी गैप क्या हो गया, कम। तो ये जो रीजन हुआ ये आपको कहाँ मिलेगा, विजिबल रेंज में। विजिबल रीजन में आता है, विजिबल रीजन VIBGYOR, ये रहता है विजिबल रीजन। 400 to 700 nm के बीच में ये इसकी रेंज होगी, या 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम, ये इसका रीजन। नाउ पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज में देखिए फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, थर्ड में। कहीं से भी आए, कोई भी एक्साइटेड स्टेट से आए और कहाँ आए, n इज इक्वल टू 3 में, तो पाश्चन सीरीज और कम हो गया, है ना। तो ये कौन सा रीजन आ जाएगा, इंफ्रारेड। IR का फुल नेम क्या है, इंफ्रारेड रीजन। अब आपको ये चीज या लर्न करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा किस में आएगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, यूवी की, देन विजिबल की, देन IR की। नेक्स्ट 3 आपके किस में आएंगे, तीनों ही IR के अंदर आने वाले, मीन्स ये भी IR के अंदर। ब्रैकेट n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4, तो ये ब्रैकेट हो गया। और ये भी किस में मिलेगा आपको, IR में। और फुंड ये भी किस में मिलेगा आपको, IR रीजन में। मीन्स लाइमन सीरीज आपको एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको कहाँ मिल रही है, लाइमन सीरीज आपको यूवी रीजन में, देन बामर विजिबल में, पाश्चन ब्रैकेट और फुंड ये IR रीजन में है। और ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही स्पेक्ट्रा होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर इमिट करेगा। ये रेडिएशंस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन रेडिएशन को प्रिज्म से पास करेंगे तो लाइन स्पेक्ट्रा अलग अलग सीरीज मिलेगी लाइंस की, और इन्हीं सीरीज का नाम दिया गया लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फुल। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपको बता दी कि यूवी की अगर फ्रीक्वेंसी इसमें इमिट हो रही होगी तो आपको लाइमन सीरीज मिल जाएगी, अगर विजिबल की है तो बामर, एंड देन IR की हो रही है तो पाश्चन, ब्रैकेट और फुल आपको सीरीज मिलेगी। इस तरीके से हाइड्रोजन का आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। और इसमें कैलकुलेशन करने से पहले आपके बताते हैं कि इसमें कैसे किस कौन सी सीरीज हुई, किसने डिस्कवर किया, इसमें कौन सा रीजन में मिलेगा आपको, और कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में ट्रांसमिट करेगा, और इससे आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी। क्या क्या बताना है आपको इस टेबल में, एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर, टेबल बनाते हैं यहाँ पर, और उस टेबल में आपको बताएंगे है ना, एक जगह सीरियल नंबर डाल देंगे और देन ये सीरियल नंबर आ गया। इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी और उसका डिस्कवर किसने किया होगा, इसको डिस्कवर किसने किया होगा। डिस्कवर के बाद में बताएंगे कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा होगा, यानी n इज इक्वल टू 1 क्या होगा, N1 कौन सा होगा और N2 कौन सा होगा, कहाँ से कहाँ में जाएगा, N2 क्या होगा यहाँ पर और N1 क्या होगा, और इससे कौन कौन सा ट्रांजिशन, टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको कितनी मिलेगी। क्या क्या बताना है आपको इसमें, सबसे पहले बताना है सीरियल नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि सीरियल नंबर क्या है, देन आपको बताना है इसमें सीरीज नेम क्या है, डिस्कवरर कौन है,
इसमें N2 क्या क्या हो सकता है, N1 क्या हो सकता है, N2 से N1 ट्रांजेक्शन कौन सा होगा, है ना, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी रहेंगी, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको जो सीरीज मिलेगी उसमें कौन सी आएगी, लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइमन सीरीज को डिस्कवर किसने किया, लाइमन ने ही। फर्स्ट रहेगा लाइमन सीरीज, और इस सीरीज को डिस्कवर किसने किया, लाइमन ने ही किया। और इसमें एक चीज यहाँ पे लिख देते हैं इसको, रीजन कौन सा होगा, EMR रीजन कौन सा होगा, कहाँ मिलेगी ये आपको, विजिबल में मिले, ये यूवी में मिलेगी। और N2 क्या होगा इसमें, N1 क्या होगा, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी। N2 इसमें कौन होगा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहां से कहाँ आएंगी, 1 में। टोटल नंबर ऑफ लाइंस देखो कैसे काउंट करना है आपको, N2 से N1, है ना, ये लाइंस आएंगी। अगर 7 से 1 में आ रहा है तो 1 लाइन हो गई, 7 से 6 से 1 में आ रहा है तो आपके पास में कितनी लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, एक लाइन इसकी हो गई। 5 से 1 में आ रहा है तो एक लाइन इसकी हो गई, 4 से 1 में आ रहा है तो एक लाइन इसकी हो गई, और 3 से 1 में आ रहा है या 2 से 1 में आ सकता है। टोटल कितना लाइंस हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ लाइंस आप कैसे निकालेंगे, N2 माइनस N1, यानी आपके पास में कैसे निकालेंगे, N2 माइनस N1 से निकाल लेंगे तो N2 माइनस N1, N2 7 माइनस 1 कितने हो जाएगी आपके पास में, 6 नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी, यानी 7 माइनस 1 यानी 6। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बताएं इसमें आपको क्या करना होगा। सेकेंड लाइमन के बाद कौन सी सीरीज आएगी, लाइमन बामर। सेकेंड नंबर सीरीज कौन सी है, बामर। और डिस्कवर भी किसने किया, बामर ने ही किया, तभी इसका नाम क्या हुआ, बामर सीरीज हुआ। और ये आपको कहाँ मिलेगी, विजिबल रीजन में मिलेगी। और इसमें N2 की वैल्यू क्या होगी, 2 नहीं आएगा, इसमें कितना आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 और 2। अब देखिए हाईएस्ट इसमें क्या है, 7, है ना। टोटल नंबर ऑफ N2 माइनस 2 कैसे निकालेंगे इसमें, N2 माइनस 2, क्योंकि N1 कितना है हमारे पास में, N1 की वैल्यू कितनी है, -2। तो टोटल 7 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेगी, 5। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेगी हमारे पास, 5। और देखिए काउंट करके बताएं अगर हम आपको, तो आपको 5 लाइंस दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 7 से जा रहा है, 7 से 1 में 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ नेक्स्ट देखिए, आपको N2 में से माइनस करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ थर्ड देखिए, थर्ड में कौन आएगा, लाइमन बामर पाश्चन। पाश्चन सीरीज है तो पाश्चन सीरीज की डिस्कवरी भी किसने की, पाश्चन ने की। और ये भी आप कहाँ मिलेगा आपको, IR रीजन में। यहाँ पे 4, 5, 6, 7 और ये 3, तो आपके पास N2 माइनस कितना हो जाएगा, 3। तो आपके पास 7 माइनस 3 कितना आ गया, 4। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी इसमें, 4। नाउ नेक्स्ट लाइमन पाश्चन, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट।
ठीक है, फोर्थ नंबर पे कौन आ गया है यहाँ पर? ब्रैकेट सीरीज। अगेन डिस्कवरी इसकी किसने की थी? ब्रैकेट ने ही की। और ये आपको कहाँ मिलेगा? आईआर रीजन में। आईआर रीजन में मिलेगा। 5, 6 और 7, 4 n1 होगा, n2 - 4 यानी 7 - 4 आपको कितना नंबर ऑफ लाइंस मिलेगा? 3। आपको लास्ट दे रखा होगा, जैसे लास्ट में 6 दे रखा हो तो 6 - 2 क्या कर देंगे? 4 आ जाएगा। तो n2 - 4 करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर n1 की वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक होती है n1 की वैल्यू। ब्रैकेट, उसके बाद में कौन आता है? फुंड सीरीज। अगेन डिस्कवरर कौन आएगा? फुंड ही आएगा। आपको कौन से रीजन में मिलेगा? आईआर में। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 6 और 7। रीजन आईआर हो गया 5, n2 - 5, तो आपके पास 7 - 5 कितना हो गया? सबसे लास्ट हिमफ्री। 6 नंबर पे कौन आता है? हिमफ्री। हिमफ्री HUMPHERY। हिमफ्री सीरीज। यहाँ पे साइंटिस्ट कौन है? हिमफ्री। आपको कौन से रीजन में मिलेगी? आईआर रीजन में। 7 to 6 आपको n2 - 6 यानी 7 - 6 कितनी लाइन मिलेगी? 1। तो नंबर ऑफ लाइंस अगर आपको एक साथ दे दी जाए, सब मिक्स करके दे दिया जाए, लामन वामा पाशा, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको कैसे निकालनी होगी? ये देखिए, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं? एक अर्थमेटिक फॉर्मूला जो आप एपी के अंदर पढ़ते हैं, n2 - n1 अगेन n2 - n1 +1 अपॉन 2। इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करेंगे। आई होप पीछे दे रखा होगा, देखते हैं इसमें गिवन है या नहीं। नहीं है गिवन, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन, जब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉन 7 to 1 जा रहा है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको बतानी है। क्या बताना है? इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन देखिए क्या है। इन अ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, ओनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी लिखा आ सकता है, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम भी लिखा आ सकता है। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 7 to 1, if electron moves from 7 to 1, आप देखिए इलेक्ट्रॉन जब 7 to 1 में जाएगा तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आप वाली रेडिएशंस होंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि यूवी रेंज वाली रेडिएशंस है, इसके साथ में कुछ बामर सीरीज भी आपको मिलेगी, पाश्चन पे मिलेगी, ब्रैकेट पे मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालनी है आपको, वो बताते हैं। 7 to 1 क्या लिखा है? इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 7 to 1 ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टीपल स्टेप्स, by transition in multiple steps, and find out, then calculate total number of electrons and find out total number of lines in line spectrum.
एक तो तरीका यही है कि 7 2 अगर 1 में जा रहा है तो आप इसको काउंट कर ले कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना है, 6 5 4 3 2 1, इसका एडिशन करते, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे 7 से जा रहा है तो ये सब 7 से ही है, तो ये अगर आप काउंट करोगे तो देखिए कितना आएगा, 6 और 5 11 और 4 15, 15 और 5 20, और ये कितना आ गया टोटल इसका 21। टोटल आपके पास कितना आ गया 21। और यही चीज जब आप इस फॉर्मूले से करेंगे तब आपके पास यही आंसर आएगा। आंसर देखिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में कितना करना है 2। एपी है अर्थमेटिक जो प्रोग्रेस होता है उससे ये फॉर्मूला आपके पास आया, 7 माइनस 1 अगेन 7 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में कितना आ गया 2, तो ये हो गया 6, ये 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, तो 6 इंटू 7 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, अगर कैंसिल आउट करें तो इट इज 1 इट इज 3, तो 21। या तो आप इस तरीके से काउंट कर ले जैसा ये लिखा है तो आपके पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, या फिर आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 21। तो आपको कोई भी 6 to 1 दिया जा सकता है या 6 to 2 दिया जा सकता है, कुछ भी आपको दिया हुआ हो तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। इसमें से भी अगर आपको पूछ लिया जाए कि कितनी लाइंस आपको मिलेंगी, है ना, कितनी लाइन कितने स्टेप्स में मिलेगी, तो ये स्टेप्स आपके पास है। कितने स्टेप्स में मिलेगी, 7 to 6 एक स्टेप हो गया, 7 to 5 दूसरा स्टेप हो गया, फिर तीसरा स्टेप्स हो गया। इस तरीके से आपको मल्टीपल स्टेप्स जो होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेरियस एनर्जी लाइंस, वेरियस लाइंस ऑफ हाइड्रोजन। अब आप देखिए यहाँ पर आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिला, ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है इसमें आपको वेरियस लाइंस मिल रही है इसलिए इसका नाम लाइन स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पर एक लाइन की लैम्डा कितनी, यानी एनर्जी निकाल सकते हैं आप उससे। लैम्डा अगर मालूम है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। तो कुछ भी चीज आपको दी हुई हो या लैम्डा अगर आप फाइंड आउट कर ले तो आप उससे सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आपको मिला उसकी अलग अलग जो लाइंस थी उस एक लाइन की क्या लैम्डा थी, वो चीज यहाँ हम बताना चाह रहे हैं। जैसे कि ये लाइन है आपके पास में, ये लाइन लाइमन सीरीज की है और यहाँ से फर्स्ट लाइन की लैम्डा क्या है, अगर आपको लैम्डा मालूम होगी तो आप उसे फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे वेव नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे एनर्जी भी लाइन की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट मीन्स आपको कितनी रेडिएशन आपको इमिट हुआ, न्यू की वैल्यू वो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देखिए यहाँ पर किस फॉर्मूले से निकाली जाती है वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम is determined by या calculated by Rydberg formula। अब ये Rydberg फॉर्मूला क्या है, इसको हम कैसे निकालेंगे, Rydberg फॉर्मूला क्या होता है, ये Rydberg फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर Rydberg फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह काम आने वाला है। इसमें क्या करेंगे,
अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं हम। बोहर एटॉमिक मॉडल, उसी की एप्लीकेशन का ये पार्ट है। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, En2 माइनस En1। आपको एनर्जी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, और एनर्जी का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था, और दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस किसके इक्वल होता है ये पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास इनिशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू, और ये यहाँ पर एच सी अपॉन लेमडा के बराबर होती है, एच सी न्यू बार के इक्वल। अब जो चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ, तो मैं ये वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करूंगी। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी यूज करना होगा तो मैं इस वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इक्वेशन नंबर 3 ये किसका हो जाएगा, यहाँ पर En2 का क्या फॉर्मूला होता है, -2π² mk² z² e⁴ अपॉन n2 का करें तो n2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। सिमिलरली n1 के करेंगे तब इसमें n1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, En1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1 की वैल्यू -2π² mk² z² e⁴ अपॉन n1 का स्क्वायर h का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 नहीं 4, 2, 3 और 4 की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे। पुट देखिए क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे एच सी अपॉन लेमडा, यहाँ पे माइनस पहले n2 की वैल्यू 2π² mk² z² e⁴ अपॉन n2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर, माइनस फिर माइनस, क्योंकि दोनों एनर्जी लेवल्स का क्या करना है, डिफरेंस, और एक माइनस किसका है, इस फॉर्मूले के अंदर ही 2π² mk² z² e⁴ अपॉन n1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और डेल्टा ई की वैल्यू हम रख चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1 अपॉन एच सी अपॉन लेमडा, ये प्लस हो गया तो पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, mk² z² e⁴ अपॉन n2 का स्क्वायर h स्क्वायर। प्लस में आ गया, n2 नहीं आएगा यहाँ, n1 का स्क्वायर, 2π² mk² z² e⁴ अपॉन n2 का स्क्वायर h स्क्वायर। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, अपॉन लेमडा 2π² mk² e⁴ कांस्टेंट है, z बदल सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, लिथियम के लिए z की वैल्यू 3, हीलियम के लिए z की वैल्यू 2। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी सब चीजें z चेंज होगा, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो देखिए ये सब चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम एच सी भी कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन लेमडा 2π² mk² e⁴ CH³ z का स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये सारी चीज कांस्टेंट है, इसको हम क्या मान लेते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट 2π² r इक्वल टू 2π² mz, z नहीं लेना, e⁴ CH³
ये देखिए सारी वैल्यूज हो गई 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, के नहीं लगाया, के स्क्वायर ई की पावर 4 और अपॉन सी एच क्यूब। ये रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया और इसकी वैल्यू कितनी होती है 910796। आगे लिख देते हैं आर की क्या वैल्यू होगी, अगर पुट ऑल वैल्यूज, वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट्स आर इज इक्वल टू, सारे ध्यान रखने 109,678 सेंटीमीटर, सिक्स सेवन सिक्स है ना, नियर अबाउट 109 सेंटीमीटर इनवर्स आता है ये 09700 सेंटीमीटर इनवर्स। और जरूरी नहीं कि ये सेंटीमीटर इनवर्स में हो, ये अगर इसका 1/r की वैल्यू निकाली जाए तो एंगस्ट्रॉन्ग में भी हो सकती है। 1/r की वैल्यू कितनी होगी 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। और ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूले में काम आएंगी ये वैल्यूज, इसलिए इन्हें लर्न रखना है ना। आर की ये वाली वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करते तो 1/λ की वैल्यू क्या आएगा आर जेड स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, n2 नहीं है, पहले कौन है n1, n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। दिस इज रिडबर्ग फॉर्मूला। अब आप देखिए ये वेवलेंथ की बात चल रही थी, तो वेवलेंथ की बात हमने कर ली 1/λ, लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ ही, और ये इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया। इक्वेशन नंबर 5 इट इज रिडबर्ग फॉर्मूला। इससे अगर आपको न्यू बार चाहिए तो 1/λ न्यू बार होता है, और अगर आपको न्यू चाहिए तो इसमें लैम्डा और न्यू में क्या रिलेशन होता है C/λ इज इक्वल टू न्यू। तो यहाँ पर हम C की मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे, तो आपको न्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन करेंगे उससे पहले फॉर्मूले लेके 1/λ की क्या वैल्यू आई आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेशन करें तो इसमें आपको लेमडा की वैल्यू क्या आ सकती है 1/r(z) का स्क्वायर और न्यू बार की वैल्यू r(z) का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। लेमडा इज इक्वल टू C/λ। So C/λ is equal to RCZ का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। C/λ क्या हो गया न्यू, RCZ का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम न्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ एच न्यू कर दूं तो इससे भी हम एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एच सी की मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर पीछे कर दिया था 6, ये 5 हो गया, 6 एंड 7 क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन
6. Calculate lambda of line. From equation 7, calculate wave number mu bar of line in line spectra. Or from equation 7, calculate frequency of line in line spectra. ओके, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका लास्ट में। क्या है न्यूमेरिकल? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फर्स्ट बामर सीरीज का आपको क्या बताना है? वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो वेवलेंथ के लिए देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला। आंसर इसको आपको सबसे पहले देखना है बामर सीरीज। बामर सीरीज कहाँ से कहाँ तक चलती है? N1 की वैल्यू 2 रहती है लाइमन बामर, N2 की वैल्यू फर्स्ट बामर सीरीज है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट बामर सीरीज कहाँ से कहाँ में आएगी? 3 to 2। पीछे देखेंगे, अगर आप डायग्राम देखिए तो ये n इज इक्वल टू कितना है? 2। और ये फर्स्ट बामर सीरीज में n इज इक्वल टू 3। ये N1 होता है, ये N2 है। N2 यहाँ पे 4 हो गया, ये N2 कहाँ हो गया? 5। ये N2 कितना हो गया? 6। ये N2 कितना हो गया? 7। तो इस तरीके से आपको लाइन्स मिल रही है। तो फर्स्ट लाइन किसको मानी जाएगी? फर्स्ट लाइन 3 to 2। ये आपके पास फर्स्ट बामर सीरीज। तो फर्स्ट बामर सीरीज में आपको ये पता चला कि ये क्या है? फर्स्ट बामर सीरीज। ये आपको पता होना चाहिए, लास्ट नहीं देते, लास्ट के लिए आपको फाइनल वैल्यू दी हुई होगी, N2 की वैल्यू गिवन होगी। और लैम्डा फ्रॉम रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? फॉर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन जेड कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1। तो आप यहाँ पर सारी वैल्यूज देखें, रखें। 1 अपॉन लैम्डा, आर की वैल्यू आर रहने दे, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? आर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। एलसीएम अगर ले यहाँ पर तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 36 9 माइनस 4। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5r अपॉन 36। लैम्डा इज इक्वल टू 36 अपॉन 5r। 1 अपॉन r इंटू 1 अपॉन r। और 1 अपॉन r की वैल्यू आपको पता है कितनी है? अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो यहाँ पर 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। 9.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर लैम्डा देखिए, लैम्डा का आंसर हमेशा किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। 1 अप आर क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? 65.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 सेंटीमीटर। अगर आप एंगस्ट्रॉम में निकालना चाहो तो 6566 एंगस्ट्रॉम, इट इज आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेशंस के बारे में। तो फर्स्ट, इससे पहले वाले सेशन में हमने 2 एप्लीकेशन पढ़ी थी और आज वाले इस वाले सेशन में हमने
नेक्स्ट 2 एप्लीकेशन देखी जिसमें हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसने इसे क्लैरिफाई किया। स्पेक्ट्रम तो देखिए पहले आ चुका था, लेकिन क्लैरिफिकेशन जो है ये किस तरीके से मिलता है, ये बात बोहर एटॉमिक मॉडल से ही क्लियर होती है। इस तरीके से बोहर एटॉमिक मॉडल बहुत ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एटॉमिक मॉडल है, इसीलिए नील्स बोहर को नोबेल प्राइज दिया गया था इस एटॉमिक मॉडल के लिए। और इसमें जो कुछ करेक्शन रह गए थे वो बाद में सोमरफेल्ड ने दूर किया। या बोहर एटॉमिक मॉडल की जो कुछ कमियां रह गई थी वो आगे वेव मैकेनिक्स थ्योरी जो है उससे एक्सप्लेन करते हैं। तो वेव मैकेनिक्स थ्योरी क्या है और कैसे इसकी कमियों को दूर किया गया है, कि सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल के बाद हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल रहेगा और इसके बाद वेव मैकेनिक्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा रहेगा या एटम के रिलेशन में रहेगा। आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। नाउ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।